So, a very pleasant good evening, everyone. I hope you all are absolutely fit and fine. I am Nida Pareen. Welcome you all in this national webinar and interactive session on understanding the practical aspect of RTI. I would especially like to welcome on behalf of all of us present here our chief guest, Mr. Mohan Rao Pawar, sir, former State Information Commissioner, Chhattisgarh. Sir is also a honorable member of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, State Bar Council of Madhya Pradesh, Chhattisgarh Income Tax Bar Association, Amrapali Cooperative Housing Committee, Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad. Sir is also a permanent invitee member of All Indian Federation of Tax Practitioners, Sales Tax Bar Association, Raipur, Chhattisgarh Horticulture Society, in any Besant Lodge of Theosophical Society. Sir is also experienced as tax consultant, consumer consultant, administrative tribunal advisor, tax tribunal advisor, administrative justice assistant. He has also been honored by Chhattisgarh Sales Tax Bar Association for his valuable contribution as a successful consultant and active advocate for the continuous guidance of the organization and contribution to the enlightenment of the members by World Ayurveda Council and Chhattisgarh Health Council of valuable contribution in doing social work and promoting welfare. सर आपका स्वागत करती हूँ मैं इस सेशन में एंड अ वेरी बिग थैंक फॉर कमिंग हियर. आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही. तो हेलो. यस निदा कंटिन्यू. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आरटीआई क्या है, ये कब आया, इसके कारण क्या थे, ये सब आप लोगों को प्लीज एक्सप्लेन करिए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स और हम सब. सभी का वेबिनार में और देखिए, सूचना का अधिकार जो है, ये जैसे आप ला के सभी स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा जैसे हमारे मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, वैसे ही हमको जानने का अधिकार, सरकार के जो कामकाज है उसमें पारदर्शिता लाना, सरकार की जवाबदेही तय करना, इस उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया है और ये सूचना का अधिकार अधिनियम कहलाता है. इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि 1990 में एक किसान मजदूर शक्ति संगठन करके एक संस्था थी राजस्थान की, जिसके ऑर्गेनाइजर थे एक सीनियर आईएएस अफसर मिस्टर राय. उन्होंने देखा कि भी लोगों को सरकार के कामकाज के जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. तब से उन्होंने प्रयास शुरू किया और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट हमारे यहाँ लागू हुआ और तब से ये चल रहा है. सूचना के अधिकार में हमको ये जानकारी सरकार के कामकाज, हम जब टैक्स पेयर हैं या यहाँ के आम नागरिक हैं, उनको सरकार के कामकाज में क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां चल रही है, ये जानने का अधिकार है. यही सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य है और इसकी पूर्ति करने के लिए ही इस कानून को बनाया गया है. जी, ये 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ है. और हमारा दूसरा सवाल होगा कि एक आम आदमी, एक आम नागरिक इस देश का, वो आरटीआई किस तरीके से फाइल कर सकता है? हम अपना राइट्स आरटीआई के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप कहीं न कहीं से ग्रामीण परिवेश से भी लोग आते होंगे. उनको पता होगा कि ग्रामीण परिवेश से जो आने वाला व्यक्ति है, उसको ये पता है कि पटवारी से कोई काम कराना है, कोई कागज लेना है या कोई काम कराना है उससे, तो एक तरफ यदि कलेक्टर आ जाए और एक तरफ पटवारी खड़ा रहे, तो ग्रामीण परिवेश का आदमी, गांव का आदमी सबसे पहले पटवारी के पास जाएगा और पटवारी साहब करके उसको नमस्कार करेगा और कलेक्टर की तरफ ध्यान नहीं देगा. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पटवारी जो हमारा काम कर सकता है, वो कलेक्टर हमारा काम नहीं कर सकता. ये यहाँ की परिस्थितियां थी. ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए ये कानून आया है. और इसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है? आम नागरिक, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, भारत का नागरिक है, वो किसी भी जगह पे रहता हो, कहीं पे रहता हो, वो एक आवेदन, जन सूचना अधिकारी होते हैं इसमें. हर जहां हर कार्यालय में, हर शासकीय कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी होता है, एक अपील अधिकारी होता है. तो सर्वप्रथम सबसे पहले उसको एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है, जिसको जो जानकारी चाहिए वो प्लेन पेपर में, इसका कोई फॉर्मेट है नहीं. और हमारे एक्ट में तो ये प्रोविजन है
यदि वो कोई अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो भी यदि जन सूचना अधिकारी के पास जाता है और उसको बताता है कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझको ये जानकारी चाहिए, तो एक्ट में प्रोविजन है कि वो जन सूचना अधिकारी, उस शासकीय कार्यालय का जन सूचना अधिकारी उसको लिखने में, उसको समझाने में, उसको उसके आवेदन प्रस्तुत करने में भी मदद करेगा। अब इसका एक शुल्क लगता है, केवल 10 रुपए का शुल्क है। वो 10 रुपए का शुल्क आप किसी माध्यम से पटा सकते हैं, ये तो कैश पटा सकते हैं या मनी ऑर्डर के माध्यम से भेज सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं, या आपको पता होगा जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है उसके माध्यम से भी उसको दिया जा सकता है। ये आम नागरिक के लिए है। लेकिन जो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग अपने गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण पत्र उसके साथ संलग्न करेंगे तो उनको 10 रुपए का शुल्क भी देना नहीं पड़ेगा। पहला आवेदन जन सूचना अधिकारी को लगाना होता है, उसमें साफ साफ ये लिखना होता है कि आप कौन सी जानकारी चाह रहे हैं। उस जानकारी के बारे में उनको लिखिए कि मुझको या कोई दस्तावेज, आप देख लीजिए कोई मास्टर रोल चाहिए तो आप लिख दीजिए वहां के इस तारीख से इस तारीख तक का मेरे को मास्टर रोल की कॉपी चाहिए और उस आवेदन को वहां प्रस्तुत कर दीजिए। आप आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वयं जाना जरूरी नहीं है, आप डाक के माध्यम से भी उसको भेज सकते हैं। तो 10 रुपए का शुल्क आम नागरिक के लिए है, आम जनता के लिए है। और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, ऐसे लोग अपने उस गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए बिना शुल्क जमा किए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आपने काफ़ी चीज़ हमको जो बताई ये काफ़ी नया था, हमें ये नहीं पता था कि ग्रामीण परिवेश के लोगों को क्या फ़ील होता है, उनको किस तरीके से महसूस होता है। जैसे कि उनके लिए जैसे आपने बताया तहसीलदार ही एक बड़ा व्यक्ति हो जाता है। सो हमारा इसी कड़ी में एक तीसरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि जैसे आपने काफ़ी समय तक एज़ आयुक्त, इन्फॉर्मेशन आयुक्त के तौर पे काम किया है। तो आप ऐसा कोई अनोखा पल बताना चाहेंगे जिसमें आपको लगा होगा कि ये होता है आरटीआई का मतलब, या एक कोई इम्पोर्टेंट मोमेंट आपके साथ जो हुआ हो, जिससे हमको लाइक पता चले कि प्रैक्टिकल नॉलेज आरटीआई का होना हर किसी के पास कितना ज़रूरी है? इसमें बहुत ज्यादा कानूनी दांव पेच नहीं रहता। एक साधारण सा ग्रामीण व्यक्ति भी यदि उसको ये पता हो कि मुझको इस कार्यालय से ये जानकारी चाहिए, तो वो, जैसे आप ग्रामीण परिवेश में चले जाएंगे तो ग्राम का सचिवालय होता है, वहाँ सचिव होता है, पंचायत सचिव। पंचायत सचिव से आप पता कर, आपको जानना चाहिए कि भाई मेरे यहाँ रोड निर्माण हुआ है, उस रोड निर्माण में कितनी लागत आई है, कितना खर्च आया है। तो वो सिंपल से आवेदन दे देगा, सचिव को दे देगा आवेदन, और वो 30 दिन के अंदर, इसमें ये एक्ट में प्रोविजन है कि विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर उस आवेदन पर विचार किया जाना है। चाहे वो जानकारी दे चाहे न दे, रिजेक्ट भी करते हैं, उसकी सूचना जन सूचना अधिकारी उस आवेदक को देगा ही। तो 30 दिन के अंदर उसको कार्रवाई करना है, चाहे रिजेक्ट करके करे या जानकारी देके करे। अब आवेदन प्राप्त होगा तो उसको सबसे पहले काम जन सूचना अधिकारी उस आवेदन को पढ़ेगा, जानकारी देने लायक है तो देगा। उसके लिए वो लिखेगा कि भाई 25 पेज की जानकारी है तो हमारे यहाँ प्रत्येक पृष्ठ की 2 रुपए शुल्क लगता है, तो वो शुल्क की मांग करेगा, वे भी विद इन 30 डेज के अंदर। 30 डेज में ही ये सब कार्रवाई करना है उनको। 30 डेज यदि पार हो जाता है तो वो निःशुल्क लेने की पात्रता उस आवेदक को हो जाती है। यदि जन सूचना अधिकारी 30 दिन में कोई कार्रवाई नहीं करता है, शुल्क जमा करने के लिए कोई पत्र नहीं लिखता है या रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं लिखता है, तब ऐसी स्थिति में उस आवेदक को निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, चाहे वो 1 लाख पेज हो, चाहे 4 लाख पेज हो, चाहे 2 पेज हो, चाहे 4 पेज हो। ये उस पर बंधनकारी होगा। और आवेदन जब प्राप्त होगा तो उसको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, चाहे वो देना हो तो नहीं देना हो, लेकिन उसकी जानकारी उस आवेदक को देना ही पड़ेगा। ये इसकी कानूनी बाध्यता है। हमारे, जैसे आपने पूछा कि हमारे कार्यकाल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं, लेकिन एक दो घटना, जैसे एक शासकीय अधिकारी था, उसको आपको पता होगा सीआर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है जिसको गोपनीय चरित्रावली कहते हैं, वो उसको उसके जो अधिकारी है वो दे नहीं रहे थे। उन्होंने जन सूचना अधिकारी को लगाया, जन सूचना अधिकारी ने भी नहीं दिया। उसके बाद 30 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसमें फर्स्ट अपील का प्रोविजन है, तो फर्स्ट अपील किया, फर्स्ट अपील के अधिकारी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमारे पास आयोग में आया सेकंड अपील। जैसे ही मेरे पास आया मैंने उसकी सुनवाई की और मैंने उसको तत्काल आदेश दिया कि ये अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया जाता है।
जाता है कि उनकी जानकारी स्वयं का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, सीआर है, उसको दिया जाए। उसके आधार पर उसको मिल गया और उसका प्रमोशन हो गया। तो वो व्यक्ति आने के बाद बहुत बहुत आभार माना। मैंने कहा आभार की आवश्यकता नहीं है, ये कानूनी अधिकार है आपका और आपको मिलना ही चाहिए। ऐसे ही ग्रामीण परिवेश में आने वाले लोग जो हैं वो तहसीलदार के पास चक्कर लगाते रहते हैं, उनका काम नहीं होता, कोई B1 की नकल, ये की नकल। आजकल खैर B1 ऑनलाइन वगैरह हो गया है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले थे जिसमें उसको जानकारी नहीं दी जा रही थी। लेकिन सेकंड अपील के आने के बाद तहसीलदार को आदेशित किया गया और वो व्यक्ति बहुत ग्रामीण परिवेश का बहुत गरीब व्यक्ति था। आने के बाद उसने हाथ जोड़कर बहुत मुझे आभार व्यक्त किया। तो मैंने उनसे कहा कि ये सूचना का अधिकार आपके ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए है। आप जो जानकारी सरकार के कामकाज के बारे में जानना चाहते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। इस अधिकार का बिल्कुल उपयोग कीजिए और आपको जो जानकारी जिस भी शासकीय कार्यालय से लेना है वो ले सकते हैं। इसमें कुछ धाराएं सेक्शन 8 में है जो कुछ प्रतिबंधित है, बाकी आम नागरिक के लिए सभी जानकारी मांग सकते हैं वो किसी भी शासकीय कार्यालय से। इसी कड़ी में मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक इंफॉर्मेशन आयुक्त का काम क्या होता है? मतलब जी जी जी, मैं दोबारा मेरा इस कड़ी में आपसे सवाल है कि एक स्टेट इंफॉर्मेशन आयुक्त का काम क्या होता है, उनका मेन काम क्या होता है जिससे वो लोगों की मदद करते हैं? निदा जी, आपकी आवाज बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, आप अनम्यूट कीजिए ना। हाँ यस सर, अभी आई मेरी आवाज आपको? आपका प्रश्न? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि एक आयुक्त को, एक इंफॉर्मेशन आयुक्त को जो ये सब काम करता है, उसका काम क्या होता है? वो किस तरीके से ये सब काम करता है? आयोग का काम यह है कि यदि किसी को जानकारी नहीं मिल रही है तो ये न्यायिक दृष्टि से अर्ध न्यायिक प्रोसीजर होता है। यदि सूचना आयोग में यदि कोई आदेश पारित हुआ है तो वो सबके लिए बाध्यकारी होगा, सबको उसका पालन करना ही होगा। और सूचना आयोग के आदेश के विरुद्ध में अपील नहीं हो सकती, केवल रिट फाइल किया जा सकता हाई कोर्ट में। तो ये बहुत बंधनकारी होता है। और इसका प्रोसीजर ये है कि कोई व्यक्ति यदि आवेदन जन सूचना अधिकारी को करता है, जन सूचना अधिकारी 30 दिन में कोई जवाब नहीं 30 दिन आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिन और उस अधिकारी को करेगा जो जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। यदि मान लीजिए वो कलेक्टर के पास आवेदन लगाया है, जन सूचना अधिकारी कलेक्टर है, तो उसका अपीलीय अधिकारी उसका कमिश्नर होगा, आयुक्त होगा। आयुक्त के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती या उस जानकारी से वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, तब वो हमारे पास राज्य सूचना आयोग के पास आता है और राज्य सूचना आयोग फिर उसका परीक्षण करता है, जन सूचना अधिकारी को बुलाता है, उसकी पेशी होती है, उसको बुलाया जाता है, अपीलीय अधिकारी को बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनके से जवाब लिया जाता है। और यदि ऐसी कोई स्थिति है कि जानबूझकर या इंटेंशनली उसको उस व्यक्ति को जानकारी नहीं दी गई, सूचना आयुक्त को यह अधिकार है कि वो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए तक की उसको पेनाल्टी लगा सकता है। और उसके उच्चाधिकारी होते हैं, जिससे मंत्रालय में उनके सचिव होंगे, उनको ये लिख सकते हैं, उनको अनुशंसा कर सकता है कि इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, उसके सीआर पर इसको दर्ज किया जाए। ये जो जानकारी नहीं देने के परिणाम स्वरूप ऐसे उनसे गुजरना पड़ता है ऐसे अधिकारियों को। तो इसलिए जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों को हम बार बार कहते हैं कि भी ये उनका मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। और किसी भी जानकारी को छुपाया जाना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, तभी छुपाया जाता है। तो इसलिए ये जानकारी जो मांगी जा रही है उसको यदि आपके कार्यालय में उपलब्ध है तो उनको 30 दिन के अंदर देना चाहिए। और 30 दिन के व्यतीत होने के बाद यदि देते हैं तो उनको निःशुल्क जानकारी की पात्रता आती है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यस सर, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जानकारी पर सबका हक है, हर किसी को जानकारी मिलना जरूरी है। नाउ इस कड़ी में मैं अपने अभिषेक, ओवर टू यू, यू कैन आस्क सर द क्वेश्चंस। थैंक यू निदा। सर, जिस तरह से आपने बहुत ही विस्तार से बताया है कि कैसे जानकारी के जो मौलिक अधिकार है वो सबके साथ है और पूरे सबको उसका अधिकार है।
सर हम कानून के विद्यार्थी होने के नाते ऐसे कई सारे स्टडीज पढ़ते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो दूर दराज में रहने वाले ग्रामीण वासी हैं, कई बार उनसे होता यह है कि उनकी मौलिक अधिकार कभी-कभी हनन हो जाती है और उनको इतना कभी-कभी वो इतने साक्षर नहीं होते कि वो अपने खिलाफ अपने लिए आवाज उठा सकें कि उनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और सर जैसे कि आपने बताया कि सूचना का अधिकार जो है ये भी अब एक मौलिक अधिकार की तरह है और हम सबको इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे में सर आप क्योंकि आपने इतना उच्च पद में आप कार्यभार आपने सँभाला है, आपका एक्सपीरियंस से आप क्या कह सकते हैं कि क्या जो निरक्षर मतलब जो उतने साक्षर लोग नहीं हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, क्या उन तक ये सुविधा पहुँच पा रही है? देखिए आज भी हमारे देश में साक्षरता के देखा जाए तो लोग अक्षर ज्ञान भले हो जाए, लेकिन उसको एक्सपेक्ट होना चाहिए कि हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। ऐसा मादा हमारे आम नागरिकों में नहीं है। वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम तहसीलदार के पास जाएँगे तो ऐसा लगता है कि आवेदन देंगे तो उसको लगेगा कि मेरे खिलाफ ये आवेदन दे रहा है, या कलेक्टर के पास जाएँगे तो कलेक्टर को लगेगा, या किसी और कार्यालय में जाएँगे तो उस कार्यालय के अधिकारी को लगेगा ये मेरे खिलाफ आरटीआई लगा रहा है। तो मेरा कहना है ये कि आप डरिए मत, घबराइए मत। आपको किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक मौलिक अधिकार है, मुझको शिक्षा का अधिकार है, मुझको मतदान का अधिकार है, मुझको संविधान ने जो हमारे अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए हैं, वैसे ही अधिकार जानने का अधिकार है। तो हम सरकारी कामकाज में क्या गतिविधियां चल रही है, हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर के भरोसे सरकार चलती है, इसलिए हर नागरिक को उसके जो शासकीय कार्यालय में क्या क्या गतिविधियां चल रही है, क्या जानकारी उनको चाहिए, ये लेने का अधिकार है। इसलिए मेरी आम नागरिक से और आप जैसे युवाओं से भी आग्रह है कि आप संघर्ष करने की ये मादा रखिए। आप पता कीजिए, आपके टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, तो आपको जानने का अधिकार है कि आपके यहाँ बिजली क्यों नहीं लग रही है, आपके यहाँ नल क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं आ रहा है। अभी एक घटना पीएससी में हुआ था, पीएससी में उसको अपने जो आंसर सीट है वो नहीं दिया जा रहा था, तो भाई उसको अधिकार दिया गया है, उसको मिलना चाहिए। फिर हमारे आदेश के बाद फिर हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने भी कहा कि सूचना आयोग का आदेश जो है वो बंधनकारी है, आपको देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे, समय कम है हमारे पास, आधे घंटे का समय है, इसलिए हम बहुत संक्षिप्त में बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे युवा लोग हैं और आप लोग कानून के विद्यार्थी हैं, तो कानून के विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों को जागरूक कीजिए, ये आपका अधिकार है, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता। आप सरकारी कामकाज में क्या क्या गतिविधियां चल रही है, क्या जानकारी चाहिए, ये देने को उस कार्यालय के अधिकारी गण बाध्य हैं। इसलिए आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप ला के विद्यार्थी होने के नाते ये ऐसे लोगों को, आम जनता को आप जागरूक करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि किस तरह से नागरिकों को अपना जो डर है, उसे पीछे रखकर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और सर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमें आए और हमारा इस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम भी इस वेबिनार के थ्रू, इसकी रिकॉर्डिंग के थ्रू जागरूकता इस क्षेत्र में फैलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोगों को अपना सूचना का अधिकार जो है, वो मिलना चाहिए। सर इसके अलावा बहुत सारे जो लॉ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया कि जैसे हम देख रहे हैं, सूचना का अधिकार न केवल अब नागरिक बल्कि पत्रकारों और जो वकील हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जो सरकार की जो जानकारियाँ हैं, जो आम तौर पर सामने नहीं आ पाती, उन जानकारियों को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सर लॉ स्टूडेंट्स के पास भी उन फील्ड्स में करियर अपॉर्चुनिटीज भी तैयार हो रही हैं और आप खुद एक एडवोकेट रहे हैं, वहाँ से आपने इस फील्ड में राइट टू इन्फॉर्मेशन के फील्ड में आप आए हैं। तो सर आप हमें बताइए कि क्या हम सभी स्टूडेंट्स के पास में करियर अपॉर्चुनिटी किस तरह से है इस फील्ड में आगे आने वाले दिनों में? मिस्टर अभिषेक, मेरा ये मानना है कि सूचना के अधिकार में बहुत ज्यादा कानूनी उलझने नहीं है। अपना वकील कहाँ काम करता है जहाँ कानूनी की उलझने होती है, कानून के एक्ट और इसके लॉज और रूल्स जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए वकील की जरूरत पड़ती है।
सूचना आयोग में सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी को भी अधिवक्ता नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, ना अधिवक्ता होना आवश्यक है। हमारे बहुत से लोग आते थे कि वकील रखेंगे, तो हमने कहा कि भाई आप इतना पैसा नहीं दे सकते वकील को, इसलिए आपको वकील की आवश्यकता नहीं है। तो करियर की दृष्टि से केवल सूचना के अधिकार में यदि प्रैक्टिस करना सोच रहे होंगे तो ये उचित नहीं होगा। हाँ, अन्य फील्ड के साथ सूचना का अधिकार के बारे में जानकारी है तो आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आम जनता यदि वकील नियुक्त करेगी तो फिर उसको जो 10 रुपए का शुल्क लेकर उसको जानकारी मिल सकती है, और उसमें कोई कानूनी अड़चने नहीं है, कोई कानून की धाराओं का विश्लेषण नहीं करना है, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है कि कोई भी करेगा। यदि प्रैक्टिस करना सोच रहे होंगे ये उचित नहीं होगा। हाँ, अन्य जो लॉज हैं उसमें सिविल में है, क्रिमिनल में है और रेवेन्यू में है, बहुत सारी प्रैक्टिस के विधा है, इसमें कर सकते हैं। और वकील होने के नाते आप इसमें पारंगत रहेंगे, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। जी सर। सर अब मैं मेरे लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप लोग आराम से मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। जी सर। अब मैं हमारे जितने भी विद्यार्थी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सब से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके पास अगर कोई सवाल है तो वो अभी पूछ सकते हैं। एक सवाल श्री शांति बाल कामले जी ने किया था सर, जिसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है। उनका सवाल यही था कि अगर 30 दिन के बाद भी अगर कार्यवाही नहीं की जाती तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और आपने इसे बहुत विस्तार से समझाया हमें। तो मैं एक बार और अनुरोध करना चाहूंगा, जो मेरे साथी हैं यहाँ पे, कोई भी सवाल आपसे सर से हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक सवाल और जो आया था। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। जी सर। जी सर, आप बिल्कुल। सभी तो कोविड का है वो लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? अभी तो है ना, आफ्टर 18 वालों का आ गया है, तो कोविड का जो वैक्सीन है वो मेरा आग्रह है आप सबसे जितने लोग आज वेबिनार में जुड़े हुए हैं, तो कम से कम अभी वैश्विक महामारी के समय में आप लाख स्टूडेंट हैं और आप लोग एक जागरूक नागरिक हैं, और आप यदि एक वकील या एक शिक्षक समाज में कोई बात रखता है तो उसका अच्छा प्रभाव जाता है। अभी देखिए, आप व्हाट्सएप उठा के देखिए तो इतने सारे ज्ञान बांटने वाले मिल जाएंगे, इतने सारे उपाय बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। जैसे मास्क के बारे में, काढ़ा पीने के बारे में लगातार बताते हैं, लेकिन आप लोग जागरूक नागरिक हैं और विधि के छात्र हैं। आप लोग एक बात को तय कर लीजिए, आप समाज में जब भी जाते हैं तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा कीजिए और अपने घर वालों की सुरक्षा का ध्यान रखिए, उसके बाद समाज सेवा कीजिए। समाज में आज भी हमारे आप जैसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है, और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में जन्मे हैं, और भारतवर्ष विश्व का सबसे युवा देश है, जहां युवा सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में आप वेबिनार से जब भी जाएं यहाँ तो पहले अपना जरूर लगवाएं। लगाएंगे तब तक, जैसे हम जैसे 60 वर्ष के ऊपर वाले लगा लिए हैं, दोनों ड्रॉप लगा लिए हैं, उसके बाद युवा नहीं लगाएंगे, यदि होते हैं तो हमें लगाने समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है, मास्क ठीक से लगाना समझाएं उसको। मास्क लगाते हैं लोग, फैशन के लिए लगाने लग गए हैं, तो इस बात को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये महामारी जो है वो इसका इलाज कम है, लेकिन अपने को ये जो इसका सावधानी जरूरी है। तो मेरा आज के इस वेबिनार में ये भी आग्रह है कि आज की समय में आप जैसे युवा है जो लोगों को जागरूक करें, और ऐसा आप सबसे आग्रह है।
जी सर, आपने बहुत ही अच्छा हम सभी को ये समझाया, और मैं सब एक बार फिर से मेरे जितने भी युवा साथी हैं उन सबसे भी आग्रह करूंगा, और मैं खुद जाकर अभी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराया था हम सब, तो फिर से हम इसका पालन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। सर, आकाश रंजन तिवारी जी का एक प्रश्न है, तो आकाश जी आप अपने अनम्यूट करके सर से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल है सर। मैंने कई जगह पढ़ा है सर कि जब हम लोग एमएलए या एमपी के फंड के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं बाई आरटीआई, तो कई बार जवाब ये मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स के अंडर में होता है, तो इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मतलब कैलकुलेटिव बता नहीं पाते हैं वो। तो सर कैसे इसको जाना जाए, अगर कोई जानना चाहता है कि किसी मंत्री को कितना फंड मिलता है, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, अगर पूरा ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानना चाहे तो कैसे जान सकता है? ये सर थोड़ा इशू आता है आरटीआई में, ऐसा मैंने सर पढ़ा है बहुत जगह पे, न्यूज़पेपर में भी सर एक बार पुराना। सर सवाल सुना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आकाश जी, आपका सवाल सुन लिया सर अभी। ओके ओके इसका सर। हाँ सर, जवाब। है आकाश जी, प्रधानमंत्री कार्यालय से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन आप सीधे मंत्री से मत मांगिए, उनके विभागीय कार्यालय होते हैं, उस कार्यालय से, शासकीय कार्यालय से जानकारी मांगिए, और वो जानकारी नहीं देते हैं तो आपके पास प्रोसीजर है, 30 दिन के अंदर जानकारी देना है उनको। यदि उनके कार्यालय में कोई जानकारी है और गोपनीय नहीं है तो वो जानकारी सार्वजनिक रूप से दी जानी चाहिए। जो लोकहित में जानकारी है वो देना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो 30 दिन के अंदर आप उस कार्यालय के बड़े अधिकारी के पास जानकारी मिलेगी, न्याय मिलेगा। सर तो मिनिस्टर्स के फंड और अलाउंस में भी कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है? होगा भी सकता है, वो तो आप देखिए, मंत्री तो अलॉटमेंट होने के बाद खुद बताते हैं कि मैंने इनको इतना पैसा दिया, इनको इस विभाग को इतना पैसा दिया, तो ये गोपनीय नहीं है। जी सर, सही बात है। आप बताइए ना, आप पेपर पढ़ते हैं। हाँ सर, राफेल वाला पॉइंट एक कंसर्न हो सकता है। नहीं, जहां पर आंतरिक सुरक्षा का मामला है उस जानकारी को नहीं देंगे। मैंने कहा आर्ट के बारे में आपको चर्चा किया था, इसलिए थर्ड डिस्ट्रिक्ट का हवाला, इसलिए मैंने आप लोगों को चर्चा नहीं किया। एक सेक्शन 8 है, उसमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, केवल उसको छोड़कर बाकी जानकारी दी जानी है। आंतरिक सुरक्षा जो है वो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपके सवाल के लिए। और सर, अब हम अपने आज के इस नेशनल वेबिनार के अंत में पहुंच चुके हैं, और सर अंत में मेरा आपसे बस यही सवाल है, जैसा कि आपने पूरे सेशन तक हम सबको बहुत ही इंस्पायर किया, हम सभी युवाओं को, और अभी मैं आपसे कुछ विशेष अगर एडवाइस है हम सभी यंगस्टर्स के लिए, तो आपसे वो मार्गदर्शन मांगना चाहूंगा सर। अभी लॉ के स्टूडेंट हैं, यही चाह रहे हैं ना अभिषेक जी, अपने करियर के संबंध में चाह रहे हैं मार्गदर्शन? जी सर, नहीं सर, कैरियर ही नहीं सर, सिर्फ यहाँ जितने युवाओं हैं उनके लिए एक संदेश सर आपके तरफ से। आप लोग काफी ऊर्जावान है, इस उम्र में काफी और उस ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। आप जैसे युवा लोग इस समस्याओं के समाधान तो समस्या रह जाएगी नहीं है जिसका समाधान, लेकिन उसको हम बड़े ठंडे तरीके से सोचें। और आज हमारे युवा सब कोविड का संकट जो आया है, आप देख लीजिए, जहां जहां इतने नेगेटिव समाचार चल रहे हैं वहां पॉजिटिव आ रहे हैं। इतने सारे जो एनजीओ हैं
सामाजिक संस्थाएं, आप जैसे युवा लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हॉस्पिटल में दवाई के लिए दौड़े जा रहे हैं। तो ऐसे समय में, संकट के समय में युवा जो है वो बहुत काम आता है। आज ऐसी स्थिति है कि कई लोग घर के 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर पॉजिटिव हैं, उनको कोई खाना पहुंचाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जैसे युवा लोग उनकी चिंता कर रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो बेड की चिंता कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन एक उदाहरण है। तो संकट के समय में हमारे युवा हैं तो अपने दिलो दिमाग से काम करें और ऐसे सामाजिक कार्य में भी लगे, क्योंकि हम अपना वकालत के प्रोफेशन में तो बहुत चीज कमा सकते हैं, बहुत से क्या बोलते हैं आर्थिक दृष्टि हुए लोग हैं। इसलिए हमारे सामाजिक दायित्व आता है, हम समाज को कुछ दें। हम हर बार सोचते हैं कि समाज हमको क्या देता है, तो हम ये भी सोचें कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। हम अपने परिवार वालों के लिए, हमारे समाज वालों के लिए, हमारे देश वालों के लिए, हमारे देश वालों के लिए क्या कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचे कि देश हमारे लिए क्या करता है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इस उद्देश्य से आप जिस फील्ड में भी काम करेंगे बड़ी सफलता मिलेगी और अच्छा प्रतिसाद मिलेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और इस शुभ कार्य के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी के लिए निकाला, हम सभी विद्यार्थियों के लिए निकाला। ना केवल आपने आज के विषय में इतना अच्छा विस्तार से हम सभी को समझाया, बल्कि हम सब में एक नया ऊर्जा आपने संचार किया और हम सबका मार्गदर्शन किया सर आपने। और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हम सभी युवाओं के ऊपर हमेशा ऐसे ही बना रहे। हम समय समय पर आपसे इस तरह समय मांगते रहें और आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और अंत में मैं और धन्यवाद देना चाहूँगा कंसोर्टियम फॉर जस्टिस एंड सोशल चेंज का, जो हमारे मीडिया पार्टनर रहे। ये लोग CJSC की टीम जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने का नेक काम करती है। और इसके अलावा मैं जस्ट स्क्रिप्टम ऑर्गेनाइजेशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भी हमारे मीडिया पार्टनर हैं। वो भी लॉ स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं उनके असाइनमेंट्स और लीगल राइटिंग्स को लेकर। और इसके अलावा अंततः मैं अपने सभी टीममेट्स और जितने भी आज हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जिन्होंने अपना वक्त निकाला और सर का इतना इंफॉर्मेटिव सेशन को अटेंड किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के थ्रू हम ये सेशन यहीं एंड करते हैं और हम आप उम्मीद करते हैं कि हम सब आप सबको नेक्स्ट सेशन में देखें। तो आप सब लीव कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि